बच्चों कुछ कनेक्टिविटी अभी मिस हो गई है ना, नेटवर्क इशू रहा तो लाइव क्लास नहीं चल पाई। दैट्स वाई मैं आपको अब रिकॉर्डेड वीडियो ही कुछ दिनों तक प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, मंडे मॉर्निंग से मैं ट्राई करूंगी कि लाइव आके बातें आपको बताऊं। ठीक, कोशिश करूंगी। नहीं तो अभी तक आपको जो भी क्लासेस 2-4 दिन की मिलेंगी वो सारी रिकॉर्डेड वीडियो ही आपको प्रोवाइड होंगे। ओके, नेटवर्क इशू चल रहा है, दैट्स वाई। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे अरेंजमेंट की। अरेंजमेंट में मैंने आपको बताया कि 6 सेंटेंसेस दिए थे और मैं उनको अरेंज करने जा रही थी। मैंने कहा शुरुआत सी करेगा बिकॉज इंडिया से स्टार्ट हो रहा है। इंडिया हैज मेड स्ट्राइड्स इन द एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक की सर्विसेज को लेके इंडिया ने काफी विस्तार किया है, काफी चीजों को बढ़ाया है। ठीक है, ओके। मैंने आपको एक बात बताई कि आपने एक बात मैंने बोला कि सी के बाद बच्चों बी होना चाहिए। सी के बाद बी होगा, क्यों सी के बाद बी होना चाहिए? क्योंकि कहा जा रहा है इस बात को लेके कि भाई हम कैसे माने पब्लिक सर्विसेज में बहुत ज्यादा मतलब प्रोग्रेस करी इंडिया ने। तो इन्होंने कहा कि एग्जांपल के तौर पे 2015 में देयर वाज वन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड हुआ करता था 1833 पीपल में। कंपेयर अगर किया जाए 2336 पर्सन इन डिकेड अर्लियर। पहले मतलब एक पर्सन में इतने बेड्स होते थे, मतलब पर पर्सन इतने बेड्स होते थे, और फिर उसमें ये हुआ, विच इज अ गुड साइन। ये एक अच्छा साइन है, अच्छा प्रतीक है। अच्छा साइन है, किस चीज का साइन अच्छा है? प्रोग्रेस का, कि इंडिया प्रोग्रेस कर रही है, ये एक अच्छा साइन है। ठीक बात है। जब भी कभी कोई एक स्टेटमेंट कहा जाता है ना तो कोई एक कंट्रडिक्शन जरूर आता है। तो आप नोटिस करना, जो हाउएवर होता है ना बच्चों, हाउएवर जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कंट्रडिक्ट करता है, एक बात को काटता है। लेंसेट ने पॉइंट आउट किया, लेंसेट एक पर्सन है, उनका थ्योरी चलती है, उनके व्यूज चलते हैं। लेंसेट पॉइंट्स आउट दिस अवेलेबिलिटी, ये अवेलेबिलिटी मतलब ये जो कंपेयर कर रहे हैं बेड्स को, ये अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स हैज बीन इनइक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द कंट्री। वो ही कह रहे हैं अच्छा ठीक है, ये तो आपने पूरे कंट्री का बता दिया, लेकिन यही बेड का जो भी आप चीजें बता रहे हो ना, इसको कंट्री के अंदर डिवाइड करके बताओ, कंट्री में अंदर में डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए। तो बेटा कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने क्या बताया, आप नोटिस करो कि एफ के बाद ई में बताया है कि देर इज वन गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड फॉर एवरी 614 पीपल। अगर हम कंट्री के अंदर की बात करते तो 614 लोगों के बीच में एक बेड था। गोवा कंपेयर विद वन एवरी 8789 पीपल इन बिहार, मतलब बिहार और गोवा में कंपैरिजन कर दिया गया, जो कि कंट्री के अंदर है, कंट्री के अंदर के स्टेट्स हैं ना, तो उन्होंने इसका कंपेयर कर दिया। ठीक बात है। अपार्ट फ्रॉम दीज मतलब अगर ये सब चीजें हटा दी जाए, ये सब चीजें हटा दी जाए, ये सब चीजें हटा दी जाए, मतलब बेड अगर ये चीजें बता रहे हैं आप हॉस्पिटल में बेड्स की अवेलेबिलिटी, अगर इनको हटा दिया जाए, द केयर प्रोवाइडेड इन दीज फैसिलिटी, जो केयर प्रोवाइड करी जाती है इज ऑल्सो नॉट अप टू द मार्क, मतलब जो देखभाल होती है ना हॉस्पिटल्स में वो भी अप टू द मार्क नहीं है, वो भी अच्छी नहीं होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे उसने बताया कि 6 आउट ऑफ एवरी 10 हॉस्पिटल, मतलब 10 में से 6 ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो लेस डेवलप्ड हैं, जो कि कम डेवलप्ड हैं, डिड नॉट प्रोवाइड इंटेंसिव केयर, एक प्रॉपर केयर नहीं प्रोवाइड करते, एंड अ क्वार्टर ऑफ देम, मतलब अगर 1/4 ऑफ देम तो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइक सैनिटेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम से। मतलब आपको बताया जा रहा है कि अगर ये सारी बातें हम छोड़ भी दें तो सीक्वेंस ये बनेगा कि अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स तो हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या है वो आपको बताइए। तो बच्चों सीक्वेंस जो करेक्ट बनेगा वो CBFEAD, ये राइट सीक्वेंस है बच्चों। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग सेक्टर में ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। बैंक में आता है कि आपको इनको अरेंज करना पड़ता है। अब तो और भी स्टैंडर्ड लेवल हो गया है, क्या हो गया है कि अरेंजमेंट में मान लीजिए C फिक्स है, D फिक्स है, बाकी के अरेंज करो, फर्स्ट और लास्ट गिवन है, तो वो सारी चीजें भी होने लगी हैं। बट अभी आपको ये सीक्वेंस इसके साथ ये रहेगा, तो जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको शीट प्रोवाइड करूंगी पैराजंबल की, तो आप लोग सॉल्व करेंगे, बेहतर रहेगा। टेक अ स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो वर्ब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले कि आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा वर्ब टॉपिक रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मान के चलिए। इसमें एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फिलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लोजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रेज रिप्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब ये समझिए पूरी ग्रामर एक साइड और आधा सेगमेंट रहता है। वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है वर्ब? जो हम काम करते हैं ना, जो हमारा एक्शन होता है वो हमारी वर्ब होती है। वर्ब टेल्स अबाउट एक्शन और स्टेट, है ना, क्या काम कर रहे हैं वो हमारी वर्ब या स्टेट को बताता है, वो काम वर्ब करता है।
वर्ब को इन हिंदी आप लोग क्या बोलते हैं? क्रिया। ठीक, अब हम जब बात करते हैं वर्ब की तो बच्चों वर्ब को 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। सबसे पहली बात, वर्ब का क्लासिफिकेशन आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। वर्ब 2 तरह की होती है, एक होती है फाइनाइट वर्ब, एक होती है फाइनाइट वर्ब, और दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। दूसरी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। और पता है आपको, नॉन फाइनाइट वर्ब को ही हम एडवांस वर्ब भी कहते हैं। किसी किसी बुक में कोई बुक्स आप लेंगे तो उनमें नॉन फाइनाइट वर्ब टॉपिक नहीं होगा, उसमें टॉपिक होता है एडवांस वर्ब, है ना। अब आपके मन में आ रहा होगा मैम फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? देखिए, कोई भी पर्सन को हम एडवांस कब कहते हैं? ये बहुत एडवांस हो रहा है, बहुत एडवांस बन रहा है ना। एडवांस का मतलब होता है जो पर्सन जो है वो है उससे ज्यादा की एक्टिविटी करने लगता है तो वो एडवांस हो जाता है ना। बहुत एडवांस होना, एडवांस इन द सेंस ऑफ कि जब कोई पर्सन एक से ज्यादा काम करता है, तो वर्ब का काम होता है एक्शन बताना, है ना, क्रिया, जो काम हम कर रहे हैं। लेकिन जब वर्ब ना रह के कुछ और भी बन जाए तो वो हो जाता है एडवांस वर्ब। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने वर्ब की बात हमने कही, जब भी कभी वर्ब काम करती है क्रिया का तो वो होती है फाइनाइट वर्ब, जब वो एडवांस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपकी टीचर हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ऑफिस में काम करती हूँ तो मान लीजिए कोई पर्सन लेडीज नहीं आई हुई, कोई काउंसलर नहीं है, तो मैंने इंक्वायरी भी दे दी, है ना, मैंने फीस भी सबमिट कर दी, कभी सर एब्सेंट हो गए तो मैंने रीजनिंग भी पढ़ा दी, तो क्या हो जाएगा, मैं मल्टी टैलेंटेड हो जाऊंगी। मैं इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ और भी चीजें बेहतर कर ले रही हूँ, और भी काम को अच्छा निभा ले रही हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा, जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है वही हमारी केमिस्ट्री टीचर होते हैं, है ना, जो स्कूल का प्रिंसिपल होता है वही मुझे फिजिक्स भी पढ़ा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कभी कभी एक पर्सन एक से ज्यादा टास्क प्ले कर लेते हैं, एक से ज्यादा रोल प्ले कर लेते हैं, तो वो एडवांस हो जाते हैं। तो बच्चों, एडवांस वर्ब का मतलब होता है कि जब वर्ब के अलावा नाउन या एडजेक्टिव का काम करने लगे। जब वर्ब काम करने लगती है नाउन या फिर एडजेक्टिव का तो वो होती है हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब, और जब वर्ब ही रहती है तो वो होती है फाइनाइट वर्ब। ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक। अब मैंने आपसे कहा फाइनाइट वर्ब क्या होता है। फाइनाइट वर्ब क्या होता है, मैंने कहा जब वर्ब की तरह काम करे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्कूल टाइम में छोटे से पढ़ते आ रहे हो कि जब वर्ब की बात होती है तो हमारे दिमाग में केवल 2 तरह की वर्ब आती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में आप लोग बोलते हो सहायक क्रिया, और दूसरी होती है मेन वर्ब, और मेन वर्ब को हिंदी में आप बोलते हैं मुख्य क्रिया। किसी भी सेंटेंस में 2 तरह की वर्ब देखने को मिलती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब, एक होती है सहायक क्रिया और एक होती है मुख्य क्रिया। पता होगा आप सभी को, पता है, बहुत अच्छी बात है। हेल्पिंग वर्ब को भी हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को भी हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। एक होती है हमारी ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी वर्ब होती है, सहायक क्रिया की जगह काम करती है, और दूसरी होती है हमारी मॉडल वर्ब, जिसको हम मोडाल्स भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब 2 तरह की, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया 2 टाइप्स में जाती हैं। एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ब की जगह काम करती है, हेल्पिंग वर्ब की जगह काम करती है, और एक होती है मॉडल वर्ब, है ना, मॉडल वर्ब की जगह काम करती है। दोनों ही हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। जब बात हम ऑक्सिलरी वर्ब की करते हैं तो इनको भी हम 3 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। एक होती है हमारी बी फॉर्म, एक होती है हमारी डू फॉर्म, और एक होती है हमारी हैव फॉर्म। आई थिंक आपको विजिबल होगा यहाँ पे बच्चों, आई थिंक आपको विजिबल होगा, यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब को 3 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म। और जब बात होती है मॉडल वर्ब की, मॉडल वर्ब की, तो इनको हम लोग 13 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, और वो 13 पार्ट कौन कौन से होते हैं मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। will, would, shall, should, can, could, may, might, must, need, dare,
टू, यूज्ड टू। ये 13 मॉडल वर्ब्स होती है। वैसे तो 12 हो गई है, 13 नहीं रही। शैल को हटा दिया गया है मॉडल वर्ब से, शैल को वर्ब से ही हटा दिया गया है। आप कभी भी कोई न्यूज़पेपर उठा लीजिए, कोई मैगजीन उठा लीजिए, शैल वर्ड नहीं दिया होगा, शैल हट गया है। शैल की जगह विल ने ले लिए। विल का यूज कहीं पे भी किया जा सकता है, बट फिर भी हमने जो चीजें पुरानी रखी हुई है उनको रखा हुआ है। ठीक, अब हम बात करते हैं बी फॉर्म, डू फॉर्म और हैव फॉर्म की। बी फॉर्म कौन सी होती है, हैव फॉर्म कौन सी होती है, डू फॉर्म कौन सी होती है। बच्चों बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म के बारे में मैं यहां पर लिख रही हूं। बी फॉर्म, बी फॉर्म में आता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग एंड बीइंग। हैव फॉर्म हैज, हैव, हैड। मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा स्टूडेंट्स। अगर आपने मेरे साथ नोट डाउन नहीं किया तो चीजें मिस हो जाएंगी। डू, डिड और डर, अगर मेरे साथ नोट करेंगे तो चीजें और आसान होती जाएंगी। बी फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो आप समझ जाइएगा, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीइंग की बात हो रही है। हैव फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो हैज, हैव और हैड की बात हो रही है। डू फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो डू, डिड और डज की बात हो रही है। बी फॉर्म, हैव फॉर्म, डू फॉर्म और मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में मतलब इन 13 में से कुछ भी हो सकता है। बी फॉर्म मतलब इनमें से कुछ हो सकता है। हैव फॉर्म का मतलब ये होता है, डू फॉर्म का मतलब ये होता है। वर्ब में मैंने इनको डिटेल में बताया है, आगे मैं इनको डिटेल में नहीं बताऊंगी। बी फॉर्म मतलब आपको समझना पड़ेगा क्या, हैव फॉर्म मतलब क्या, डू फॉर्म मतलब क्या, इसमें मुझे बताना नहीं पड़ेगा, है ना। आज मैं आपको बता रही हूँ कि वर्ब का इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर रही हूँ, बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ध्यान रखिएगा मेरी बात, कीप वॉचिंग। मैंने आपसे कहा बी फॉर्म, हैव फॉर्म एंड डू फॉर्म, ओके। मॉडल वर्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इतनी बात तो यहाँ पर खत्म हो गई, अब बात आ जाती है मेन वर्ब की। मेन वर्ब के बारे में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कशन करा हुआ है प्रोनाउन में, जब हम लोग ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ा था, वहीं पे डिस्कस किया था कि मेन वर्ब 2 टाइप की होती है। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेन वर्ब, 2 तरह की वर्ब होती हैं। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनको अपने साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, विद ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के बिना नहीं चलती हैं वो होती है ट्रांजिटिव, और जो बिना ऑब्जेक्ट के चलती हैं वो होती है विदाउट ऑब्जेक्ट, और विदाउट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। जल्दी से समझ लीजिए मेरी बात को। मेन वर्ब 2 टाइप्स की होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनको हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और इनट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिनके साथ हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब क्या है इस बात का, इस बात का ये मतलब है अगर बिना ऑब्जेक्ट के सेंटेंस कंप्लीट है तो इसका मतलब वो वर्ब इनट्रांजिटिव है। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं आई स्लीप, आई स्लीप, आई स्लीप मतलब मैं सोती हूँ, सेंटेंस कंप्लीट है, स्लीप के बाद किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब स्लीप एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा आई ईट, तो आई ईट मैंने खाया, या आई एट मैंने खाया क्या, आई कॉल्ड मैंने बुलाया, किसे बताना पड़ेगा, सेंटेंस इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो आई कॉल्ड यू, आई ईट एन एप्पल। तो कभी भी ध्यान रखिएगा सेंटेंस में जब ऑब्जेक्ट के बिना वर्ब अधूरी लगे तो वो वर्ब ट्रांजिटिव है, और जब ऐसी वर्ब आए जिसके साथ ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ना हो, इनट्रांजिटिव है। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर फाइनाइट वर्ब का इंस्ट्रक्शन बताया है, फाइनाइट वर्ब का स्ट्रक्चर बताया है। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ चलते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ चलते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। फाइनाइट वर्ब के बारे में मैंने अभी आपको पूरा स्ट्रक्चर समझाया, अच्छे से समझिएगा, एक बार अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करिएगा, ठीक। जब हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की या फिर एडवांस वर्ब की, तो बच्चों इसमें आता है सबसे पहला पार्ट जीरेंड, सुना होगा आप लोगों ने, जीरेंड। एक होता है पार्टिसिपल, इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एक होता है इन्फिनिटिव। ये वर्ब के एडवांस पार्ट होते हैं। एडवांस पार्ट होते हैं, इसका मतलब क्या है, देखो जीरेंड में क्या होता है, वर्ब जो होती है वो नाउन का काम करती है। जैसे मैंने कहा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ,
है ना। स्मोकिंग नाउन का काम कर रही है ना, यहाँ पे है तो वर्ब लेकिन काम नाउन का कर रही है, इसका मतलब स्मोकिंग इज अ जीरेंड, है ना। जैसे मैंने कहा आई लव डांसिंग, आई लव डांसिंग, आई लव डांसिंग, डांसिंग इज अ जीरेंड। ध्यान रखना, जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करेगी तो वो जीरेंड होती है। पार्टिसिपल में वर्ब एडजेक्टिव का काम करती है, इन्फिनिटिव में भी वर्ब नाउन का काम करती है। तो इनको डिटेल में हम लोग तब जानेंगे जब पढ़ेंगे, बस अभी के लिए इतना समझिए। फाइनाइट वर्ब में वर्ब वर्ब का काम करती है, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब में वर्ब एडजेक्टिव और नाउन दोनों ही बन सकती है। तो जब वर्ब अपने अलावा और भी काम करने लगे, मतलब नाउन का काम भी करने लगे, एडजेक्टिव का काम भी करने लगे, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इनको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक बात, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, मैं बहुत देर से आपसे एक बात बोल रही हूँ कि वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ना चाहिए, बैकबोन है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें बता रही हूँ। इसके एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि वर्ब इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी बहुत आते होंगे। क्वेश्चन बहुत आते हैं वो एक सेकेंडरी है, बट इसके अंदर टॉपिक बहुत सारे होते हैं। ऐसे शुरू करते हैं। हम लोग जब वर्ब पढ़ेंगे तो सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे ना, वो हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस, जिसके बारे में बहुत स्टूडेंट पढ़ना चाह रहे हैं। जो ये टॉपिक है टाइम एंड टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला टॉपिक हम लोग यही पढ़ेंगे, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस के साथ हम लोग जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंस। इसके भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस भी वर्ब का ही पार्ट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड वन में। थर्ड जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी पढ़ेंगे। कैन का यूज कहाँ, मे का यूज कहाँ, मॉडल वर्ब्स अभी मैंने आपको बता दी कितनी होती है, मॉडल वर्ब्स जो भी है। इसके अलावा हम लोग इसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ये भी वर्ब में ही आता है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो टॉपिक है ना, ये भी वर्ब के अंदर ही पूछा जाता है। इसके अलावा एक टॉपिक और होता है कंफ्यूजिंग वर्ब। ये 4 टॉपिक तो है, सॉरी 5 टॉपिक्स जो है ना, ये तो हमारे फाइनाइट वर्ब के हैं, ये तो हमारे फाइनाइट वर्ब के हैं। और इसके अलावा एक जो कैटेगरी पढ़ेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। मतलब लगभग ये 5 to 6 डेज चलने वाला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन फाइनाइट वर्ब्स भी, है ना। लगभग हम लोग ये 6 टॉपिक पढ़ेंगे जब हम लोग वर्ब को पढ़ेंगे। तो वर्ब में टाइम एंड टेंस, देखो मैं इन सबको एक साथ लेके चलती हूँ ताकि सारी चीजें एक जगह इकट्ठी रहे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आपके वर्ब के नोट से जब आप वर्ब पढ़ लेंगे तो नरेशन वॉइस टॉपिक भी बहुत इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करेंगे जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक, फिफ्थ टॉपिक एंड सिक्स्थ टॉपिक। ठीक है, ये 6 टॉपिक हम लोग इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा, इन केस अगर कभी मैं भूल जाऊं तो आपको याद रहे। फर्स्ट टॉपिक है टाइम एंड टेंस, सेकेंड टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस, थर्ड टॉपिक है मॉडल वर्ब, ये मोडाल भी बोल सकते हो। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज द फोर्थ टॉपिक, कंफ्यूजिंग वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है बच्चों, हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, जब कोई बात हिंदी में होती है तो टेंस हमको समझ आता है। जब बात हिंदी में होती है तो हम बता देते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आया प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। था आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट, रहा है, रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बट इसकी जरूरत नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी आपको। अभी हमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क की रिक्वायरमेंट है कि हम सेंटेंस को देख के पहचान जाएंगे प्रेजेंट है, इसको पास। अब एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले होता था
है ना, कि कोई सेंटेंस दिया, आपसे कहा गया प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करो। अब ऐसा नहीं होता। अब आपको क्या चेंज करने को आएगा, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे? क्वेश्चन ऐसे आएंगे, होना चाहिए इंडेफिनिट, बना दिया परफेक्ट। तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि इंडेफिनिट क्यों बन रहा है, कैसे बनेगा, वो सारी चीजें हम लोग टेंस में पढ़ेंगे। टेंस को पढ़ने से पहले हम लोग छोटा सा रिवीजन अपनी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कर ले तो बेहतर रहेगा, कि किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में क्या होता है। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलता है जिसको आप लोग कर्ता बोलते हो, जो काम कर रहा होता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है जिसको आप लोग सहायक क्रिया बोलते हैं, दूसरा मेन वर्ब होता है जिसको आप लोग मुख्य क्रिया बोलते हैं, और चौथा ऑब्जेक्ट होता है जिस पर ये काम हो रहा होता है। ये स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी मेन वर्ब चलती है। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं इसका। बी फॉर्म इज, मेरे साथ बोलिए बच्चों, एम आर वॉज वर बी बीइंग और बी। इनके साथ मेन वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। इज एम आर वॉज वर बी बीइंग और बीन के साथ में वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। जब बात होती है हैव फॉर्म की, हैव फॉर्म आप जानते हो, हैज, हैव, had. With have form, verb third form will be used. With have form, verb third form will be used. Has, have और had के साथ में verb की हमेशा third form लगाते हैं. Last one is do. Do forms कौन सी होती है? Please say with me. Do, did and does. अगर कभी do, did और does लगा है तो verb की हमेशा first form लगेगी. डू, डिड और डज लगा है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और लास्ट बात आती है हमारी मॉडल वर्ब। 13 होती है जो मैंने आपको बताया, और विद मॉडल वर्ब फर्स्ट फॉर्म विल बी यूज्ड। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इज एम आर वॉज वर बी बीइंग और बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, डू, डिड और डज के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू और यूज्ड टू के साथ में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ये सारी बातें आपको मेरी हिसाब से समझ में आई होगी, है ना? अगर आपको मेरी बात समझ में आई होगी तो हम लोग आगे चलते हैं। इसको बताने से पहले अब हम लोग छोटी सी और एक बात कर लेते हैं। वो एक बात क्या है? हम देख पा रहे हैं सेंटेंस में दो तरह की वर्ब मिलती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब मेन का काम करती है, हेल्पिंग वर्ब हेल्प करने का काम करती है। अच्छा एक बात बताइए, मेन तो मुख्य होता है ना? हेल्पिंग मतलब हेल्पर, साथ में रहने वाले। आपके यहाँ कोई शादी है तो शादी में अब हम लोगों को अपनी फूडिंग का किसी को मतलब देना पड़ता है, टास्क देना पड़ता है, भाई आप लोग खाने पीने का देख लीजिएगा। तो हम लोग को कैटर्स बुलाने होते हैं या फिर हम लोग हलवाई को बुलाते हैं। अब जब हम हलवाई को बुलाते हैं तो ऐसा तो नहीं वो सारे बंदों को लेके आता होगा जिनको वो बारात में लेके आएगा, वो खुद अकेला आता है ना, और सारी चीजें फाइनल करके जाता है। यस और नो? फाइनल करके जाता है। रीजन क्या है? वो मेन है, उसको अपने हेल्पर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है ना? उसको अपने हेल्पर की रिक्वायरमेंट नहीं है। कभी कभी इतना ज्यादा बजट बता देता है तो लोग कहते हैं भैया ये सारे लोग क्यों ला रहे हो? बोला अरे भैया पानी पिलाने के लिए 2 बैरे तो लाने पड़ेंगे। तो क्या कहते हैं, भैया पानी के लिए तुम बैरे ना लाओ, हमारे यहाँ 2 लोग हैं वो पिला देंगे पानी। ऐसे तो होता है ना, घर के लोग एडजस्ट करते हैं कि नहीं? सब्जी काटने के लिए हलवाई ला रहे, भैया सब्जी काटने, हमारे यहाँ लेडीज है, क्या करेंगे, सब्जी काट देंगे, पूरी बिलवा देंगे, टेंशन नहीं लो। ऐसा हम लोग अपना आपस में मैनेज करते हैं ना, भैया 2 बैरे वहां कम करो। पहले के टाइम में, अब हो गए कैटर्स। आज से अगर थोड़ा टाइम पहले की बात करिए तो बच्चों आपको पता होगा कि शादी में अगर लड़की की शादी है तो लड़के का भाई इतना देख के बता दोगे ये लड़की का भाई है, बहुत काम करता था, है ना? पता लगा कोट पैंट पहने हो, नीचे चप्पल ही पहने हो, ध्यान ही नहीं जूते कहाँ रखे हैं, शूज कहाँ है। रीजन है उसको खाना ही परसवाना है और तो कोई काम करना ही नहीं, है ना? पहले क्या होता था, पूरी शादी में सबके कार्ड बढ़ जाते थे, लास्ट में दुल्हन के भाई को कार्ड दिया जाता था कि तुम अपने दोस्तों को बुला लेना। और दोस्तों को बुलाने का क्या मतलब होता था? स्टॉल के पीछे लगते थे,
कोई पनीर के पीछे लगा, कोई नान के पीछे लगा, कोई रसगुल्ले के पीछे लगा, है ना। आप में से कुछ लोग जानते होंगे ये बात कि पहले क्या होता था, दोस्त लगते थे, है ना, वही सर्व करते थे। अब हो गया है कैटरिंग का सिस्टम, पहले ऐसा नहीं था, है ना। थोड़े दिन पहले तो घर के लोग ही काम किया करते थे, तो मैनेज होता था। अच्छा, क्या कभी हमने ये कहा है भैया हेल्पर तुम 10 ले आना लेकिन तुम मत आना? मेन हलवाई को कहा है भैया तुम देखना, बाकी तो मदद तो तुम्हारी कोई भी कर देगा। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? हेल्पर तो बच्चों कोई भी बन जाता है, साथी तो कोई भी बन जाता है, लेकिन जो मेन होता है वो मेन का काम करता है ना। जैसे दूल्हे की बारात, जिसकी बारात होती है, जिसकी शादी होती है, वो मेन होता है ना। मान लीजिए आपकी शादी है, आपने अपने फ्रेंड को फोन किया, भाई यार मेरी शादी है, नवंबर में आना है तुमको। दोस्त ने कहा जरूर आएंगे भाई यार, तुम्हारी शादी का तो जा रहा मैं बहुत पहले से था, ठीक है आना। हम लोग उसको रिमाइंड कराते रहते, ध्यान रखना भैया, भूलना नहीं, 20 नवंबर को मैं तो आए शादी है। हाँ नहीं भूलेंगे, आएंगे, पक्का आएंगे। अब जब तुम घोड़ी में बैठने जा रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड नहीं आया, तो क्या तुम शादी पे नहीं जाते हो? ऐसा तो नहीं होता होगा, है ना। ऐसा तो नहीं कहोगे नहीं भैया हम शादी में नहीं जाएंगे क्योंकि मेरा फ्रेंड ही नहीं आया, तो हम कैसे शादी में जाएंगे? ऐसा नहीं होता। फ्रेंड अगर फोन करके कह रहा है यार भाई हम आ नहीं पाएंगे यार, बहुत जरूरी काम है, तो क्या कह दो, ठीक है भाई कोई बात नहीं। तुम जाते हो कि नहीं जाते हो? बारात में तो जाओ, क्योंकि दूल्हा मेन है। अगर दूल्हा नहीं पहुंचा, बाराती पहुंच गए, तो क्या ही मतलब है ना, कोई मतलब नहीं। तो मेन का होना जरूरी है। एक बार हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो चलेगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, बारातियों की इतनी बुरी लड़ाई हो जाती है जनातियों से, बहुत लड़ाई हो जाती है। पता लगा दूल्हे के पापा नाराज घूम रहे, लेकिन दूल्हा टस से मस नहीं होता। अगर वो कहते भी है बेटा चलो घर, हमें नहीं करनी यहाँ पे शादी, इन लोगों को सम्मान करना नहीं आता, दूल्हा क्या कहता, पापा जाओ तुम, पापा देखता ही नहीं है। अपनी बारात वाले दिन दूल्हा सबसे सीधा इंसान होता है दुनिया का, कभी नहीं बोलता अरे बाबा जाओ तुम घर, सुबह मिलेंगे घर पे, है ना। कभी नहीं, जीजा गुस्सा हो गया हो जाने दो। बहुत ही रेयर है कि दूल्हा रुका रहेगा। रीजन है वो मेन है। आप पूरी बारात लौट जाए, दूल्हा रुका रहे, तो क्या शादी रुकेगी? कभी नहीं रुकेगी। मेन आदमी है ना, शादी करो कंटिन्यू। तो कहने का मतलब मेरा यही, तभी तो कोर्ट मैरिजेस हो रही है, दूल्हा दुल्हन राजी है, घर वाले नहीं भी है तो क्या हो रही है, लेकिन होनी नहीं चाहिए ना। हमेशा अपने पेरेंट्स की सहमति से शादी करनी चाहिए। खैर, तो मैंने एक बात कही, इतना सब कुछ मेरा बताने का मकसद ये नहीं था कि तुम्हें एंटरटेन करूं, ये बात आप बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। इसका मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था कि आपको मैं एंटरटेन करूं। मेरा मतलब केवल इतना ये था कि मेन वर्ब हमेशा होती है, एक बार ये नहीं होगी तो चलेगा। जैसे मैं आपसे कह दूं आई एम अ टीचर, मैंने कहा आई एम अ टीचर, इस सेंटेंस में कितनी वर्ब हैं? एक। इस सेंटेंस में कितनी वर्ब हैं? एक, वो भी कौन? एम, है ना। और जब एक वर्ब होती है तो वो हमेशा मेन वर्ब होती है। बस मैं ये बताना चाह रही थी। अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना, बिल्कुल निकाल देना कि इज हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही होता है, ऐसा नहीं होता है। इज हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, डिपेंड करेगा सेंटेंस में। सेंटेंस में अगर मैं आपसे ये कहती कि आई एम टीचिंग, मैंने आपसे कहा होता आई एम टीचिंग, तो अब एम हेल्पिंग वर्ब है और टीचिंग मेन वर्ब है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बात समझ में आ रही है मेरी? अगर बच्चों यहाँ पर एक वर्ब होगी, सेंटेंस में कभी भी एक वर्ब होगी तो वो हमेशा मेन वर्ब होगी। मतलब एक स्ट्रक्चर ये भी होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना इस बात को, एक वर्ब होगी तो वो मेन वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं होगी। यहां तक की मेरी बात आपको समझ आई होगी। चीजों को दोबारा से रिवाइंड करके देखना, बार बार देखना, बार बार समझने की कोशिश करना। मैं चीजों को उससे आगे नहीं ले जा रही हूँ। रीजन है कि जब मैं टेंस को शुरू करूंगी मुझे दोबारा से इन सब चीजों को लेके चलना पड़ेगा। तो कल आपको जो वीडियो मिलेगा वो टेंस का मिलेगा, ठीक है। वीडियो मिलेगा, लाइव आऊंगी, जो भी होगा देखते हैं हम लोग कल, लेट्स सी। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि टेंस में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ने वाले हैं। अपनी बुक्स में जो चीजें लिखी हैं उनको भूल जाइए, थोड़े दिन के लिए भूल जाइए, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ब होगी तो वो हमेशा मेन वर्ब होगी। दो वर्ब होंगी तो पहले वाली हेल्पिंग वर्ब, बाद वाली मेन वर्ब। स्ट्रक्चर या तो ये मिलता है या तो ये, ठीक बात। इसको पढ़िएगा, समझिएगा, कल जब टेंस पढ़ेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।